Hey guys, welcome to another episode of Barbell Banter, brought to you by two acoustic lifters. Actually, only I am autistic और विनायक को सिर्फ ADHD है और प्रत्युष की गर्लफ्रेंड है तो उसको कोई I don't think so प्रॉब्लम होगा. But हाँ, we have a special guest here, प्रत्युष. प्रत्युष Lifts. प्रत्युष लिफ्ट्स Lifts. ऑन इंस्टाग्राम. और भाई का बहुत ही अच्छा फिजिक है, भाई ने बहुत अच्छी बॉडी बनाई है, भाई पहले मोटे हुआ करते थे. वेलकम टू द पैनल प्रत्युष, व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग? Third year, third year BTech student. I don't live anymore. So Pratyush, tell us, how did you like start your fitness journey? What motivated you and shit? Myself, to be honest. मतलब ऐसे यही सेम टेबल चेयर है जहाँ बैठ के जेई की तैयारी कर रहा था, जो बहुत अच्छी नहीं गई. बट अगर मैं पढ़ते पढ़ते ऐसे थोड़ा सा ऐसे हाथ नीचे रख लिया, कुछ भी कर लिया, नजर गई पेट पे या वॉटेवर, बुरा लगा. या नहाने जा रहा हूँ, सबसे सबसे ज्यादा डिप्रेसिंग तो नहाना हो गया था मेरे लिए. कपड़े उतारते ही नंगा देख रहा हूँ खुद को, मोटा पेट है, उसका नहाते हुए शैडो पड़ रही है लाइट से, वो भी मोटा, ऐसे प्रेग्नेंट औरत जैसी शक्ल आ रही है जमीन पे. थोड़ा सा ज्यादा हो गया था, तो आई डिसाइडेड कि थोड़ी एक्टिविटी स्टार्ट कर देनी चाहिए. और स्कूल वगैरह में थोड़ा स्प्रिंट्स वगैरह करता था, बट उसके बाद जब ये कोविड वाली बकचोदी हुई, तो स्प्रिंट्स और बकचोदी वगैरह बोलना अलाउड है ना इधर? हाँ, बोल हाँ, सकते हैं. everything is allowed. कोई देखता we नहीं are है भाई, fun, but 50 व्यूज आता है. कुछ भी बोलो. इस पे 51. तो हाँ, तो वही कॉलेज मतलब स्कूल में भागता भागता था, स्प्रिंट्स में फर्स्ट आ जाता था, उस बात का ओवर कॉन्फिडेंस था मुझे. तो जिम गया था, जब स्टार्ट किया एक दिन, जरा 3,000 नहीं 1,500 रुपये महीने वाले जिम में गया था, पानी वानी टपकता रहता था. फिर उसके बाद लाइक थोड़ा बहुत सीख गया खुद से, स्टार्टेड टू प्रोग्रेस. फिर प्रोग्रेस से मोटिवेशन, फिर वो साइकिल बन जाती है, वही चीज. it is interesting क्योंकि I think a lot of us would have had a similar story. मेरी भी almost kind of similar थी, but part of the fact is कि मेरे स्कूल के जो दोस्त थे वो भी मुझे बहुत बुली करते थे. तो उसके बाद मतलब वो ऐसे टाइप का बुली नहीं था कि they were malicious, but they were like part of that fitness story कि भाई तू पतला हो जा पहले, क्योंकि I was fit earlier, then I got a little bit fat and then a little bit more fat, and then my relatives started calling me Ganesh since my name is Vinayak, and they started calling me Ganesh ji because I had that round belly, उनका जो वो होता है representation में. तो but my school friends also started telling me भाई मोटा हो गया है, and then ऐसे मेरे को मतलब कंपटीशन करवाते थे कि ये ले चल पुशअप कर यहाँ पे, और ये सब मतलब एक दूसरे के साथ compete करते थे. फिर I didn't used to like win in that, and मतलब थोड़ा तो सेल्फ कॉन्शियस हो ही जाता है, इन सब सेल्फ इंजर तो हो ही जाता है इंसान ये सब चीजें करके. तो वही सिमिलर थॉट प्रोसेस के साथ आई गेस मेरा भी फिटनेस जर्नी रहा है. एंड तेरा तो बस यू तो वर आपकी रील्स के हिसाब से कि यू वर अनफनी, एंड मतलब यू वर जस्ट फनी बिकॉज यू वर नॉट अ गुड लुकिंग पर्सन. भाई ये वाली वो तो बनाई है क्या मैंने? देख, पता नहीं. वो बस नहीं, वो मेरे बारे में बात कर रहा है. मेरा जहाँ तक बात आता है, मेरा फिटनेस कैसे स्टार्ट हुआ था, माय फिटनेस जर्नी, इट स्टार्टेड लाइक नथिंग. मेरे को एक्चुअली बस मेरा 2-3 दोस्त था, वो लोग जिम जाता था, तो फिर हम सोचे चलो सुबह सुबह मस्ती करेंगे, और लिटरली बस वही था. वैसे ही स्टार्ट हुआ, और फिर मेरा ऐसे थोड़ा बहुत बाइसेप आने लग गया, तो फिर लोग बोलता था कि भाई तेरा शर्ट में वो बाइसेप बहुत अच्छा फिट आ रहा है. देन आई वाज लाइक डैम भाई, क्योंकि देख जब तुम पतला रहता है ना तो कोई कुछ बोलता नहीं है, कोई कुछ नोटिस नहीं करता है. और हम स्किनी फैट भी नहीं थे, हम पूरे के पूरे पतले थे. तो देर इज़ नो स्टोरी ऑफ मी बीइंग बुलीड या मी बीइंग फनी बिकॉज आई वाज थिन. वो बस रील के लिए है. आई वाज अरे जस्ट अंडरस्टैंडेबल. आई जस्ट लाइक हैविंग अ लॉट ऑफ मसल्स. लाइक अरे दिख रहा है मेरा छाती, देख. सारी क्रेजी भाई. मेरा तो ऐसा टर्निंग पॉइंट था कि लाइक मेरी टी शर्ट पेट से हटके चेस्ट पे आने लग गई है. हाँ, पहले पेट पे चढ़ी रहती थी, अब चेस्ट पे चढ़ती है. तो हम लोग का पहला टॉपिक है टाइम अंडर टेंशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिबेटेड और बहुत ही इसमें आग लगा हुआ है internet.com पे, इस चीज़ को लेकर के कि टाइम अंडर टेंशन क्या मैटर करता है.
एक साइड ऐसा कहता है कि टाइम अंडर टेंशन बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है, और एक साइड बोलता है कि मतलब जो लोग कहते हैं कि टाइम अंडर टेंशन मैटर नहीं करता है, फॉर देम द आर्ग्यूमेंट इज़ कि भाई आप बस एक ही रेप मारो ना 30 सेकंड तक, आप क्यों मतलब आप फिर टाइम अंडर टेंशन ही मैक्सिमाइज करो. एंड देन द पार्ट विच डिफेंड्स इट सेज दैट कि नहीं वो एक सर्टेन रेंज का खेल है और ये सब चीज़. तो आप लोग को क्या लगता है इस चीज़ पे? पहले आप लोग बताओ, पहले प्रत्युष बताओ हमारे गेस्ट. I agree with this agreement, like argument, sorry, not agreement, कि अगर टाइम और टेंशन इतना ही ज्यादा वैल्यू कर रहे हो तो वही कर लो, बैठ के आइसोमेट्रिक होल्ड्स कर लो. तुम्हें रेप्स ही क्यों करने हैं? ये तुम्हें अलग अलग एंगल पे जब चाहिए कि टाइम और टेंशन बना रहे, मसल टेंशन में रहे, तो मैं ऐसे डंबल पकड़ के खड़ा हूँ आधे घंटे तक बन रही है मसल अपने आप. बट द थिंग इज मैकेनिकल टेंशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड व्हेन यू गो इनटू इट कि मैकेनिकल टेंशन पे फोकस करते हुए तुम सही एंगल्स और ये सब ऑप्टिमलिज्म हटा देते हैं एक बार. हमें बस फोकस करना कि मसल थ्रू अ रेंज ऑफ मोशन पूरा काम कर रही है. दैट इज हाउ इट विल गेट बिल्ट. अगर हम एक जगह पर लेकर खड़े हुए हैं तो फिर प्लैंक से सबसे ज्यादा कोर डेवलप हो रहा होता है. उसके लिए फिर हमें हैंगिंग लेग रेजेस और ये सब नहीं करने हो रहे होते. स्ट्रेंथ एंड्योरेंस इज अ डिफरेंट थिंग दैन हाइपरट्रोफी. हाइपरट्रोफी के लिए मैकेनिकल टेंशन प्राइमरी स्टिमुलस, कुछ भी और है वो बाद में आता है, टाइम अंडर टेंशन. और अगर तुम मैकेनिकल टेंशन पे ज्यादा फोकस कर रहे हो तो देयर इज दिस थिंग कि तुम्हारा उसमें टाइम लगना ही है. तुम्हारी मसल टेंशन में रहेगी तो सेपरेटली केवल टाइम अंडर टेंशन इज नॉट डिफाइंड अनलेस तुम ऐसे मैकेनिकल टेंशन के थ्रू जा रहे हो. और एक चीज और है, देयर इज दिस थिंग कि एक लो रेप विच इज बेसिकली हाई इंटेंसिटी लो वॉल्यूम वर्कआउट जो अप्रोच होता है, उधर व्हाट यू बेसिकली डू इज अवॉइड ज्यादा रेप्स करना. जैसे कि लोग 12-15 रेप्स कर रहे होते हैं, उसमें लास्ट के 5-6 रेप्स में ही मेन स्टिमुलस आ रहा होता है. स्टार्टिंग का जस्ट कन्वर्ट्स टू वार्म अप या फिर जंक वॉल्यूम. तो उधर तुम 45 सेकंड तक कर रहे हो तो फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि लास्ट के 4 रेप्स आइदर वे स्टिमुलेटिंग है, मोस्ट स्टिमुलेटिंग है. तो वही 4-5 रेप स्टार्टिंग में कर लो, टाइम लगे ना लगे. तुम्हें 3 सेकंड का इसेंट्रिक ले लो, तुम्हें लेना है तो पसंद आ रहा है तो नॉर्मल अपना एक्सप्लोसिव कॉन्सेंट्रिक रखो. इसमें देर इज नथिंग कि बैठ के 1 घंटे तक हम देख रहे हैं 1 सेकंड 1 2 3 4 1 सेकंड 1 2 3 4. And for people who don't know what mechanical tension is, because हम लोग थोड़े engineering students हमें direct समझ में आ जाता है. Mechanical tension is basically just the amount of weight that you are putting on your body. अब time under tension का ये argument इसलिए है, time under tension मतलब कितनी देर तक तुम उस weight के अंडर हो. जब तुम किसी भी weight के अंडर ज्यादा देर रहते हो तो वो mechanical tension obviously बढ़ ही जाता है, क्योंकि you are under that weight for a longer time. तो जो टेंशन का जो वैल्यू है वो इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि मैकेनिकल टेंशन ऑल्सो इन्वॉल्व्स द टाइम यू आर अंडर टेंशन. बट ये चीज है कि योर बॉडी डज नॉट केयर अबाउट हाउ मच टाइम यू आर अंडर दैट टेंशन. आपकी बॉडी यूज जो फाइबर्स यूज करती है उनको पुश करने के लिए, वो जब वो ऑटोमेटिकली ज्यादा एक्टिवेट होते हैं जब वो खुद स्लो डाउन करते हैं. दिमाग से तुम स्लो डाउन करोगे तो वो उतना एक्टिवेट नहीं होंगे, क्योंकि उनको खुद नहीं पता है कि तुम्हारा वेट तुमने कितना डाल रखा है. वो जब तक वो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तब तक वो खुद स्लो डाउन नहीं होंगे. और वो खुद फोर्स एक्सपीरियंस करने के लिए तुम्हें वेट को इतना डिफिकल्ट बनाना पड़ेगा कि तुम्हारे बॉडी सारे फाइबर्स यूज करे उनको वो करने के लिए, लिफ्ट करने के लिए. तो टाइम अंडर टेंशन इन दैट कॉन्टेक्स्ट ओनली मैटर्स कि तुम्हारी बॉडी खुद स्लो डाउन हो रही है. अब जैसे तुम मान लो 12 kg के डंबल का रैप कर रहे हो, तुम 12 रेप्स करते हो उसके, तो जैसे जैसे 10 रैप आता है तो तुम्हारी बॉडी और खुद ही मुश्किल हो जाता है तुम्हारे को वो लिफ्ट करने के लिए, तो तुम रैप धीरे धीरे करते हो. एंड दैट इज द टाइम अंडर टेंशन दैट मैटर्स, नॉट द वन दैट तुम वॉलंटरली उसको धीरे धीरे कर रहे हो. तुम धीरे उसको उठा रहे हो क्योंकि तुम उससे तेज उसे उठा ही नहीं सकते. तुम्हारा मेंटल इतना स्ट्रांग है ही नहीं कि तुम उसको और तेजी से उठा सको. वो ऑटोमेटिकली तुम्हारी बॉडी उसको धीरे उठा ही रही है. तो वही टाइम अंडर टेंशन मतलब इन द मैकेनिस्टिक स्टडीज दैट आई हैव रेड यही मैटर करता है. That is what my belief is, क्योंकि that is what science believes. हुआ क्या था एक्चुअली कि जब इनिशियल स्टडीज़ किया गया था टाइम अंडर टेंशन पे, तो वो सेम रेप्स पे किया गया था और उसमें पता चला कि टाइम अंडर टेंशन से ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है. बट एक्चुअल में हो क्या रहा था कि टाइम अंडर टेंशन जल्दी मसल फेलियर तक ला रहा था बॉडी को. ठीक है, और फर्दर स्टडीज़ में पता चला कि जब आप ज़्यादा रेप करते हो या फिर जब आप ज़्यादा हैवी ट्रेन करते हो विथ लो
टाइम अंडर टेंशन, और जब आप या तो वेट कम करके या फिर आप नंबर ऑफ रेपिटेशंस कम करके आप जब टाइम अंडर टेंशन के साथ ट्रेन करते हो ज़्यादा, तो आप फेलियर तक पहुंच पाते हो जल्दी. तो व्हाट एक्चुअली मैटर्स इज़ कि आप फेलियर तक पहुंच रहे हो या फिर आप एक दो आपके पास रेप्स इन रिजर्व है, वो ज़्यादा मैटर करता है रादर देन टाइम अंडर टेंशन. दैट इज़ व्हाट आई थिंक. ऐसा करता है। मतलब मोस्टली वही है, क्योंकि तेरी बॉडी को नहीं पता तू कितना हाँ, वेट उठा रहा है. वही. बस सिर्फ तुझे पता है. जो तेरे फाइबर्स फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, वो ज्यादा फोर्स तभी एक्सपीरियंस होती है जब आपके सारे फाइबर्स एक्टिवेट हो. क्योंकि तू 5 किलो का वेट उठाएगा और तेरा एक्चुअल लिफ्टिंग कैपेसिटी 15 का है, तो तेरी सारे फाइबर्स एक्टिवेट क्यों ही होंगे. मतलब एग्जैक्टली. दिमाग से सोचो कि अगर तू 5 किलो का वेट उठा रहा है बट तू 15 किलो का उठा सकता है और तू उठा चुका है, तो तेरे फाइबर्स 5 किलो का क्यों ही यूज करेंगे. तेरी बॉडी ऑप्टिमाइज करना चाहती है, तो वो ज्यादा एनर्जी क्यों कंज्यूम करेगी सारे फाइबर्स को एक्टिवेट करने में. देयर वाज वन स्टडी जिसमें कि एक सेट ऑफ पीपल को आई थिंक 6 से 8 सेकंड का टाइम अंडर टेंशन कहा गया था फॉर रेप्स, और एक ग्रुप को उससे ज़्यादा का दिया गया था. तो इट वाज फाउंड कि अगर आप 8 सेकंड से ज़्यादा का आप रेप्स मार रहे हो तो वो आपके लिए एक्चुअली बेनिफिशियल नहीं है, वो आपके लिए डिग्रेडिंग है. आपका उससे मतलब मसल बिल्ड नहीं होगा, एंड इट कैन ऑल्सो हार्म यू इन द फ्यूचर. तो anyways you can't have more time under tension than 8 seconds per rep. टाइम ऑप्टिमाइज करना, इट इज जस्ट लाइक टाइम बस एक बाय प्रोडक्ट कह सकते हैं हम मैकेनिकल टेंशन को सही से अप्लाई करने का. टाइम भाई टाइम नहीं रोक सकते हम, टाइम कंट्रोल में नहीं है. हम करेंगे तो टाइम लगेगा ही उसमें. Exactly. जैसे लोग का आर्ग्यूमेंट होता है क्रिएटिन खाने से क्रिएटिनिन बढ़ गया तो किडनी खराब कर दिया. वो नहीं होता है ना. एग्जैक्टली क्रिएटिन खाया तो बाय प्रोडक्ट क्रिएटिनिन बना. दैट डज नॉट सिग्निफाई कि किडनी खराब है. 1 महीना डॉक्टर तुम्हारा क्रिएटिन रुकवाएगा, तब फिर से क्रिएटिनिन टेस्ट करेगा. अगर बढ़ा हुआ है तब तुम्हारी किडनी में इश्यू है. सेम थिंग हियर कि टाइम अंडर टेंशन है, ठीक है, क्योंकि टाइम लग रहा है टेंशन में, जस्ट लाइक विनायक सेड, बट हमारा मेन पार्ट टेंशन है, वो टाइम नहीं. टू टच ऑन दैट क्रिएटिन पॉइंट, कि अगर किसी को फिर भी डर लगता है तो उसे स्टैटिन सी टेस्ट करा लेना अपना. तुम्हारी किडनीज विल बी मोर एक्यूरेटली रिप्रेजेंटेड, क्योंकि क्रिएटिनिन का जो टेस्ट है वो यूजुअली तुम्हारे ब्लड क्रिएटिनिन लेवल्स, इफ यू हैव हायर प्रोटीन इनटेक और हायर मसल मास, ऑलरेडी हाई हो जाता है. क्योंकि क्रिएटिनिन इज जस्ट अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ योर मसल्स यूजिंग एनर्जी. दैट इज बेसिकली इट. तो क्रिएटिनिन प्रोड्यूस होता है जब तुम्हारी मसल्स एनर्जी यूज करती है. तो सिंस इफ यू हैव अ हायर मसल मास लाइक आर्यन और प्रत्युष, तो तुम्हारी बॉडी में ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस होगा एक्स्ट्रा क्रिएटिनिन. और देन जो ईजीएफआर की कैलकुलेशन है दैट इज बेस्ड ऑन क्रिएटिनिन का ही लेवल, तो वो भी हाई हो जाएगा. तो उन दोनों को डेटा को इग्नोर करके डू अ सिस्टैटिन सी टेस्ट. तो वो टेस्ट में ज्यादा एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन आएगा, क्योंकि इट डज नॉट चेक दैट क्रिएटिनिन लेवल्स डायरेक्टली. वो सिस्टैटिन का जो मॉलिक्यूल है तुम्हारे वो ब्लड में, उसको टेस्ट करता है, एंड दैट इज हाउ एफिशिएंट योर किडनी इज फिल्टरिंग आउट वेस्ट. एक सेकंड सर रुको. बीटेक ही करके गए हो ना आप कॉलेज में? क्या 4 साल बीटेक करी है ना थोड़ी बहुत कॉलेज में? जैसे मैं लास्ट सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट में फेल हुआ था, तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ बीटेक करी. लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक. और इस ये टॉपिक मेरे लिए काफ़ी मेरे दिल के करीब है, क्योंकि मेरे को ऐसे लोग पे हंसना बहुत पसंद है. ठीक है, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट फंक्शनल ट्रेनिंग एंड पीपल हु ट्रेन फंक्शनली. क्योंकि होता क्या है कि जब आप लैट पुल डाउन करते हो ना, तो वो बस एक आर्टिफिशियल मूवमेंट है. ठीक है, वो रियल लाइफ में कभी काम नहीं आता है. तो आपको लैट पुल डाउन के बजाय आपको वॉल क्लाइंबिंग करना चाहिए, क्योंकि ये एक रियल मूवमेंट है, और ये दोनों हाथ साथ में करना, दैट इज आर्टिफिशियल मूवमेंट. तो राइट. तो डेली बेसिस पे क्लाइंबिंग करता है क्या? जो मेरे को जिसने ये आर्ग्यूमेंट दिया है तुझे, उससे पूछ भाई तू डेली बेसिस पे क्लाइंबिंग करता है क्या? मतलब फंक्शनल मूवमेंट का कॉन्सेप्ट इतना फ्लॉड है ना, कि फंक्शनली तुम्हें ट्रेन करता है वो, तुम उस मूवमेंट में स्ट्रांग होते हो जो
जो तुम मूवमेंट कंटिन्यूअसली करते हो, जब तुम बोलते हो कि फुटबॉलर्स तो ऐसे ट्रेन, फुटबॉलर्स भी जिम जाते हैं, बट अगर उनको फुटबॉल में अच्छा होना होता है ना तो वो फुटबॉल खेलते हैं, वो जिम को वो नहीं करते। जिम बस एक एडेड फैक्टर है कि उनकी स्ट्रेंथ और पावर बढ़ जाए उनकी गेम में, बट उनको अपना फुटबॉल या क्रिकेट या कुछ बेटर करना है तो वो अपना स्पोर्ट ज्यादा खेलते हैं rather than डूइंग दीज फंक्शनल मूवमेंट्स। उनको उस सबसे, और ये जो एक्टर्स के एप्स में तुमने देखा होगा या उनकी ट्रेनिंग वीडियोस में, दैट इज ऑल बुलशिट। फंक्शनल ट्रेनिंग क्या होती है? क्या व्हाट फंक्शन आर यू सर्विंग बाय डूइंग द क्लाइंबिंग मूवमेंट और डूइंग सर्टेन मूवमेंट, जैसे ऊपर से उसको बॉल को नीचे Medicine फेंकना, ball. क्या? हाँ, मेडिसिन बॉल को नीचे फेंक के क्या फंक्शनल, तुम डेली बेसिस पे क्या फंक्शन सर्व कर रहे हो? इसका मेरे को पत्थर उनसे ये तोड़ता हूँ पूछना है। भाई मैं रोज पत्थर तोड़ता हूँ 15 kg का स्लेज ऐसे उठा। स्लेज पुश कर रहे हैं 8 किलो वेट रख के, हाँ मैं हाँ, तो मतलब रेडी चलाता हूँ। unless you are training for some competition like Hyrox जिसमें ये सब चीजें रिक्वायर्ड है, उसके अलावा आई डोंट थिंक फंक्शनल ट्रेनिंग का कोई वो है रिक्वायरमेंट। माई पॉइंट इज कि आप जो जिम में आप जो वेट ट्रेनिंग करते हो क्या वो फंक्शनल नहीं है? क्या अगर आपका जॉइंट ऐसे मूव कर रहा है तो ऐसे वो सिर्फ और सिर्फ बेंच प्रेस में ही मूव करता है क्या, या फिर वो बस रोइंग में हाँ, मूव मतलब करता है? और अगर लाइफ तू में आप खड़े कभी होके तो ऐसे प्रेस मूव ही कर, नहीं करते हो। लेट मी वेट ब्रो, तेरे ऊपर से मेरे को गाड़ी उठानी, रुक जा, अपने आर्च में आता हूँ। इज दिस आर्ग्यूमेंट? अरे तो क्रेजी भाई। मेरा अप्रोच टू दिस इज, ठीक है तुम्हें फंक्शनल ट्रेनिंग पसंद है तुम करो भाई, तुम्हें अपने आप को एक्टिव रखना पसंद है कि हाँ ह्यूमंस वर मेड टू मूव इन ऑल काइंड ऑफ रेंज ऑफ मोशन या ऑल काइंड ऑफ मूवमेंट्स, करो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। जिम में हम मसल स्ट्रेंथ पे टारगेट कर रहे होते हैं, एंड देन अगेन तुम्हारा आर्ग्यूमेंट इज कि यूजलेस है, वो नहीं है। तुम अगर 60 किलो के बंदे और कभी जिम में ट्रेन नहीं कर रहे हो, तुम पहले दिन वॉल क्लाइंबिंग इन योर आर्ग्यूमेंट, तुम वॉल क्लाइंबिंग पहले दिन से ही नहीं कर सकते हो। एग्जैक्टली। कई लोग को ये चीज देखा है कहते हुए कि तुम अगर जिम नया ज्वाइन कर रहे हो तो पहले बॉडी वेट मूवमेंट में अच्छे हो जाओ। हाउ डू यू एक्सपेक्ट अ पर्सन टू डू अ पुल अप विदाउट एवर हैविंग स्ट्रॉन्ग लैट्स? ठीक है, तो तुम लैट पुल डाउन से प्रोग्रेस करोगे, देन मे बी यू कैन गेट योर पुल अप मसल अप या जो भी चीज कम्स लेटर। तो अब लाइक लेट्स से मेरा एक दोस्त है जो कुछ नहीं करता है, जो बस रनिंग की ट्रेनिंग करता है। मैं रनिंग नहीं करता हूँ, मैं क्वाड स्ट्रेन कर रहा हूँ जिम में, मैं हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन कर रहा हूँ, मैं काफ स्ट्रेन कर रहा हूँ। व्हेन आई वेंट टू रन विद हिम, आई रन एट एन ऑलमोस्ट सिमिलर स्पीड, हाइट सेम है हमारी, तो मतलब मेरा वो यूज नहीं हुआ। मैं मुझे या फिर उसकी ट्रेनिंग बेकार है या मेरी ट्रेनिंग बेकार है, मेरी तो खत्म ही है, फंक्शनली यूज ही नहीं हुआ भागने में। मसल ही नहीं यूज कर रहे हो इन दी एंड फंक्शन करने के लिए। थोड़ा सा तो ये चूतिया सा पॉइंट लगता है अजय कि फंक्शनल ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है, उसके बिना तुम्हारी बॉडी। और इसको पता है, इस बात को सपोर्ट भी अंकल आंटी टाइप के लोग कर रहे होते हैं जो कहते हैं कि भागो, भाग के फिट हो जाओगे और सुबह बाहर निकलो, ये जिम में कुछ नहीं होता है। भाई अंकल लोग जो डेली रोज वॉक पे जा रहे हैं उनका भी फैटी लिवर आता है। मतलब लिटरली योगा के नाम पे तुम लोग उसको बैस्टर्डाइज करके बस सुबह जाके ये अनुलोम विलोम कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। एटलीस्ट मतलब जो तुम चीज कर रहे हो उसको अच्छे से तो करो, वो भी नहीं करते ना ये लोग। अंकल आंटी की एडवाइस इसलिए सुनने में इस अब बोलेंगे आजकल की यंग जनरेशन को बड़े लोगों, भाई रिस्पेक्ट पहली बात तो अर्न की जाती है, ऐसे किसी को तुम दे दोगे तो तुम्हारी रिस्पेक्ट कोई नहीं करेगा। ये चीज ना कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करके ही समझ में आती है कि तुम रिस्पेक्ट सबकी करने लगोगे तो तुम्हारी कोई नहीं करेगा। इसलिए ऑलवेज लिसन एंड रिस्पेक्ट पीपल दोज यू थिंक आर वर्दी ऑफ डूइंग सो। ऐसे रैंडम लोगों को रिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। ये लाइफ एडवाइस है फिटनेस पॉडकास्ट में, बट या दैट इज व्हाट आई एम at that is where I am What at, Vinayak is trying to say कि अगर आपका मैनेजर 100 kg का बेंच प्रेस नहीं मार पाता है then he deserves no respect। आप उसे नाम लेके बुला सकते हो। नहीं, वो चीज तो तुम्हारे कंपनी कल्चर पे डिपेंड करती है, बट यस। एंड यू नो द मेन प्रॉब्लम इज कि फंक्शनल ट्रेनिंग जैसा कुछ नहीं होता है, बिकॉज एवरी ट्रेनिंग इज फकिंग फंक्शनल भाई। भाई मतलब what is not the function of training the bench press or the squat? हर चीज में उसका एप्लीकेशन तो होगा ही। वही, there is some function of the muscle ना which you are training,
ऐसा तो नहीं है कि आप कुछ बहुत ही ऐसे अंदर हाथ घुसा के और आप स्ट्रेच कर रहे हो अपने मसल्स को. दैट इज नॉट व्हाट यू आर डूइंग. So how is it Sarcomere. non-functional? How is a bench press or a squat non-functional? If it is, please comment down and tell us what is non-functional training. Now let us move on to our next topic, which we talked about while discussing time under tension. In your guys' first let me explain. So we have this term called reps in reserve. What it means कि आप मान लो आप 10 kg से बाइसेप कर्ल्स कर रहे हो और आप 10 रेप में आप फेलियर अचीव कर ले रहे हो, यानी कि अब आप अगला रेप नहीं मार पाओगे, आपसे वेट नहीं उठेगा. तो अब रेप्स इन रिजर्व का मतलब होता है कि बेसिकली आप कुछ रेप्स पहले ही अपने सेट को ख़त्म कर दोगे. एंड द लॉजिक बिहाइंड इट इज़ कि आप उतना फटीग एक्सपीरियंस नहीं करोगे, लेकिन आप बहुत ही सिमिलर मसल बिल्डिंग स्टिमुलस रिट्रीव कर पाओगे उस एक्सरसाइज से. सो इन अ वे दैट एक्सरसाइज इज लाइक डीम्ड टू बी सक्सेसफुल. सो what is your guys opinions on reps in reserves? Like what is your ideal reps in reserve, to be honest? What I think is, मतलब ये कॉन्सेप्ट तो सही है कि when you are at like your highest, मतलब lowest RIR, you get the maximum muscle stimulus. तो इसमें कुछ डिबेट तो नहीं है कि मतलब आइदर गो टू फेलियर, या अगर तुम्हें फेलियर से डर लगता है, आई डोंट नो व्हाई, बट सम पीपल हैव कि अगर बेंच प्रेस में फेल हो गए तो फिर वो बॉडी के अंदर क्रश हो जाओगे या ऐसे कुछ. तो आई अंडरस्टैंड, बट अगर आइदर गो टू फेलियर विच इज ईजियर टू गेज इफ यू आर अ न्यूबी, कि तुम्हारी मसल्स फेल होगी, तुम और लिफ्ट नहीं कर सकते. और अगर तुम न्यूबी नहीं हो, तुम्हें पता है कि तुम्हारी बॉडी इतने रेप्स पे और इतने रेप्स कर सकती है, तो उस हिसाब से आई वुड जस्ट सजेस्ट 1 or 2 RIR. और अगर तुम्हारे को कोई इंजरी है तो ऑब्वियसली यू डू इट इन द 5 to 6 RIR रेंज फॉर लाइक रिकवरी एंड ऑल. बट बाकी तो आई थिंक 1 or 2 shy of failure is fine. मेरे हिसाब से भी दिस इज द थिंग कि अनलेस तुम 1.5 साल ट्रेन कर चुके हो बहुत प्रॉपरली, 1 साल 1.5 साल, और तुम्हें पता है क्या है मेरा RIR, लाइक कब मैं 1-2 RIR पे पहुंच गया हूँ, द लाइक फेलियर इज द बेस्ट गेजिंग टूल तुम्हारे लिए. कि बिगिनर को नहीं पता है ना कि उसके पास कितने रेप्स और है. 2 दोस्त आके लेट्स गो कर देंगे तो वो 2 रेप और 4 रेप और मार देगा. Exactly. उसे नहीं पता था कि वो कहाँ कर रहा है. तो RIR इज समथिंग यू कैन यूज. हाँ, अगर मन में रहता है कि अगर ये रह रहा है कि लाइक मे बी मुझे स्ट्रेंथ बचानी है बाद के लिए, मैं लास्ट सेट ही ले जाऊंगा फेलियर के लिए, केवल करो, वरना हर सेट फेलियर पे ले जाओ. ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि तुम कुछ एक्स्ट्रा गेन्स ले रहे हो उसमें, कुछ भी कर रहे हो. एंड द रीजन आई थिंक कि इस पे बहुत ज्यादा डिस्कशन होता है कि कुछ स्टडीज फोर्स करी गई है कि भाई मेजर करो कि 1-2 RIR पे और फेलियर पे कितना फर्क पड़ रहा है. बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है. एंड आई थिंक सिमिलर ही रिजल्ट्स हैं. ऑनेस्टली मैंने कोई स्टडी पे ऐसा डीप डाइव किया नहीं है, मैंने बोलते हुए सुना है लोगों को, लाइक जो रील्स आती है अपना स्टडी दिखाते हुए कि तो स्टडी फ्लैश हो गई ऊपर, तो उसमें मैंने देखा है कि बस लाइक बार ग्राफ ऑलमोस्ट ऊपर नीचे ही चल रहा था. उसमें मैंने ध्यान में नहीं दिया कि कौन सा 1-2 RIR है या फटीग है, फेलियर है. वो आई गॉट द बेसिक आइडिया कि फेलियर जाओ या 1-2 रेप बच गई, कोई दिक्कत नहीं है. अगर जॉइंट्स पेन हो रहे हैं या फिर लग रहा है कि अब 1-2 बार में शायद नहीं ही हो पाएगा तो छोड़ दो. तुम कुछ ऐसा लूज नहीं कर रहे हो फेलियर तक ना जाके, और या फिर फेलियर के क्लोज ही छोड़ के. बेस्ट रिकमेंडेड वुड बी कि जितना पास हो सके फेलियर के वहां तक जाओ, क्योंकि कई बार अनलेस यू आर वेरी एक्सपीरियंस तुम्हें नहीं पता है कि तुम 1-2 रेप और निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे. एंड देयर इज नो हार्म कि तुम आधे रेप पे ही आके फेल हो गए, ठीक है, खत्म, फेलियर तक जाओ. और मतलब एज अ न्यूबी तुम्हारी स्ट्रेंथ भी बहुत जल्दी गेन करती है, तो तुम्हारे को पता नहीं होता कि तुम लास्ट वीक किस पे फेल किए थे और नेक्स्ट वीक किस पे फेल करोगे, क्योंकि क्या पता तुम अगले वीक ही इतना स्ट्रांग हो जाओ कि इंस्टेड ऑफ पुटिंग ऑन 5 kg ऑन द बेंच प्रेस यू आर पुटिंग ऑन 10 kgs, क्योंकि जो वो न्यूरोमस्कुलर एडेप्टेशंस है वो बहुत इंप्रूव हो जाती है व्हेन यू आर अ न्यूबी. तो शुरू में आई वुड सजेस्ट कि अपना फेलियर लेवल टेस्ट करते जाओ. एक पॉइंट पे जब तुम्हारी स्ट्रेंथ ही धीरे हो जाए बढ़ना, अब थोड़ा RIR में प्ले करो, या अनलेस यू आर फेसिंग लाइक इम्पिंजमेंट इश्यूज सच एज दिस होस्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट, तो बाकी तुम लोग कर सकते हो अपना हिसाब से उसको हैंडलिंग. आपने बिहाइंड द बैक लैट पुल डाउन कर लिया होगा, इसीलिए आपको इम्पिंजमेंट. And the main issue is
कि आप अपने जॉइंट को देखो कि अगर आपका जॉइंट फेलियर तक ढंग से काम कर पा रहा है तो सही है, अच्छी बात है। अगर नहीं कर पा रहा है तो आप देखो, आप अपना हाँ, एक दो, मतलब अगर आपके हाँ सारे पुर्जे उल्टे ढीले हो रखे हैं तो वही, फिर अपना देख भाई के अपना करो। अपना देख लो बेसिकली हाँ जो सही basically लगे वो वही है, करो। अपना मतलब अपना देख लो। मतलब ट्रेनिंग अच्छे से करो, पुश योर सेल्फ हार्ड इनफ कि तुम्हारे को लगे कि वर्कआउट करने में मजा आया। हाँ बस ये नहीं है कि मतलब 4 बार 4 रेप एक सस्ते से वेट को उठा के तुमने वो खुशी मिल गई तुम्हें कि हाँ भाई मैं जिम गया था, वो चीज नहीं है। ट्रेन हार्ड, बट ये चीज है कि अपने आप को इंजर मत करो, विच इज वेरी डिफिकल्ट टू डू इफ यू आर अ नेचुरल पर्सन। बट यस, इफ यू डू इंजर योर सेल्फ, अपने आप को देख के करो लिफ्ट, एंड यू नो ना हो। इन द बिगिनिंग क्या होता है, जैसे विनायक ने कहा कि न्यूरोमस्कुलर अडेप्टेशन होता है, बट इवन दैट इज सो हाई इन द बिगिनिंग कि आप गेज ही नहीं कर पाओगे कि आपका स्ट्रेंथ कितना बढ़ा है अनटिल एंड अनलेस योर जिम ब्रो हैज़ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, जैसे मेरे साथ जो मेरा दोस्त जाता है उसका बहुत स्ट्रेंथ बढ़ता है हर हफ्ते, एंड आई एम टेलिंग हिम कि नहीं भाई आज 10 केजी बढ़ा दे, आज 15 केजी बढ़ा दे, और वो सोच Same. में पड़ जाता है कि भाई तुम बस ऐसे ही मोटिवेट कर रहा है क्या। नहीं भाई मुझे पता है प्लीज़ बढ़ा वेट। तो वही चीज़ है, और वो आपके मतलब मसल मास में रिफ्लेक्ट नहीं होगा क्योंकि स्ट्रेंथ इज़ नॉट लाइक कंप्लीटली रिलेटेड टू मस्कुलर हाइपरट्रोफी। ओके, उसमें स्ट्रेंथ में बहुत ज़्यादा रोल जो है वो न्यूरल अडेप्टेशन का और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का होता है। तो इसीलिए स्ट्रेंथ आपको इज आल्सो कंसिडर्ड अ स्किल, दैट इज व्हाई। हाँ मतलब इट इज अ स्किल। इट इज और अ स्किल। न्यूर सीएनएस और न्यूरोमस्कुलर अडेप्टेशन सुन के ना मेरी जो थोड़ी बहुत ऑडियंस आती है ना वो गुस्सा हो जाती है कि क्या बात कर रहा है, ब्रेन को सिग्नल भेज के ग्रोथ होती है। तो मैं तो सोचता रहूंगा कि ग्रो हो जाए तो ग्रो हो जाएगी। these are the kind of people that still believe कि हम सिर्फ ब्रेन का 10% यूज करते हैं। अरे मतलब हाँ मेमोरी का 40% ऑफ सबसे ज्यादा एल्बर्ट आइंस्टाइन ने यूज किया था हाँ, 40%। मतलब इसलिए इतना सारा ब्रेन टिश्यू है तुम्हारे पास जिससे तुम उसका सिर्फ 5 और 10% यूज कर सको है। आफ्टर लाइफ में क्या यूज करेंगे विनायक भाई, आप कुछ भी बोलते हो। आफ्टर लाइफ में ज्यादा चाहिए रहता है। मतलब फुल ब्रेन अनलॉक कर लिया तो हवा में उड़ने लगेंगे। मतलब what the fuck भाई, कुछ भी भाई चलता। हाँ, तो दैट इज लाइक व्हाट वर वी डिस्कसिंग, होल्ड ऑन। हाँ 100% ऑफ ब्रेन। यार ये पता है ये लोगों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आप कुछ अच्छा सिखाने जाओ, कुछ रिसर्च बेस्ड और इन सब चीज़ों के बारे में बात करो, तो भाई लोग बहुत ही ज़्यादा ओपिनियनेटेड है यार कि अरे नहीं। ओपिनियन बायस क्रेजी है उनका भाई कि हाँ। हट हमको पता है ऐसे होता है। कुछ भी बोल दोगे तुम, कौन सी स्टडी से पढ़ के आए हो जरा बताना। स्टडी लिख दिया तो उनको भाई बिगेस्ट पार्ट मैंने स्टडी लिंक कर रखी है, उसमें लिखा है माइक्रो टीयर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा ओनली कंट्रीब्यूट टू मसल रिपेयरिंग नॉट मसल हाइपरट्रोफी। और वो सेकेंडरी फैक्टर आता है इफ इट अकर्स इन द फर्स्ट प्लेस। लोग क्या कह रहे हैं भाई, he came here and thought he dropped a bombshell when he linked that study while he did not read it himself. He says that micro tears do not help with muscle growth but the study says it helps with muscle growth. मैं कहा भाई तुम रिपेयर करोगे, रिपेयर छोड़ो। पॉइंट इज ना, लोग एक दिमाग में चीज सेट कर लेते हैं, उसके अराउंड जो उनको सुनाई देता है ना वो वही चीज सुनाई देती है और कुछ नहीं सुनाई देता। एंड कि तुमने जो चीज अगर तुमने बोल दिया कि ये चीज नहीं होती तो उनको बस उसका वो सुनाई देगा कि दैट इज व्हाट इज रॉन्ग विद इट, नॉट कि तुमने पूरा क्या सेंटेंस बोला या क्या चीज बोली। ठीक है, सबकी फिजिक भी नहीं होती है कि समझ रही हो। जो ऐसे जो बहस कर रहे होते हैं ना उनका प्रोफाइल देख लेता हूँ तो मैं शांत हो जाता हूँ। देखो आई वुड नॉट अपील टू एड होमिनिम, इट इज अटैकिंग समवन्स कैरेक्टर before you attack their argument। कैरेक्टर नहीं, स्किल इशू है ना, अभी हमने बात करी थी कि हाँ अगर देखिए अगर आपको पता ही नहीं है कि मसल टीयर यूजफुल नहीं है आपके लिए और आप मसल टीयर चेज कर रहे हो तो नहीं बनेगा भाई बॉडी। और काफी लोग नहीं भाई उसको टीयर करना है तो फिर उसको टीयर ही करवा देते हैं ना भाई, फिर मसल ही पूरी शरीर से जॉइंट से ही अलग करवा देते हैं। भाइयों फेलियर के बियॉन्ड ट्रेन करो, हाफ रेप्स आपको माइक्रो टीयर होके रहेगा। सबसे क्रेजी चीज ट्रेनिंग बियॉन्ड फेलियर। जब तुम टास्क फेलियर पे पहुंच गए हो अगर नहीं, हाउ द फक आर यू सपोज्ड टू ट्रेन बियॉन्ड इट?
हल्का हल्का हिला दिए वो ट्रेनिंग बियॉन्ड फेलियर होता है। हाँ, Okay. और तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारी मदद कर दी तुम्हारे को वो लिफ्ट करने में, तो वो ट्रेनिंग बियॉन्ड फेलियर थी, तुम्हारा दोस्त को ट्रेनिंग कर रहा है, तुम नहीं। Yes, exactly. भाई मैं देख रहा हूँ इतने सुकड़े से लड़के 140 केजी का वो लगा लेंगे डेडलिफ्ट Deadlift. पे पूरा सारा वेट, और एक बंदा पीछे से आके उनको उठा रहा है। तुमने क्या लिफ्ट किया भाई? दो लोग दो मिलके। बंदे 140 किलो डेडलिफ्ट कर रहे हैं, 70 किलो ईच। एक और मिथ है कि बहुत लोग ना बहुत जल्दी डर जाते हैं कि अरे भाई ओवर ट्रेनिंग ना हो जाए। पहला बात तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस यू आर नॉट ओवर ट्रेनिंग, यू आर आइदर अंडर डाइटिंग और यू आर अंडर स्लीपिंग। और ओवर ट्रेनिंग मतलब ओवर ट्रेनिंग के ऊपर रिसर्चेज हुई हैं मेनली अराउंड क्वाड्रिसेप्स एंड हैमस्ट्रिंग्स। तो एक रिसर्च ऐसा था जिसमें कि आई थिंक 12 या 20 लोग को यूज़ किया था, एंड इन दैट रिसर्च दे ट्रेंड अ ग्रुप फॉर अ वीक आई गेस एंड ओनली स्क्वाट्स फॉर अ वीक, ठीक है, फेलियर तक। तो उन लोग में थोड़ा बहुत रिग्रेशन पाया गया इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ। तो वो होता है ओवर ट्रेनिंग, ठीक है। तो अगर आप हफ्ते में 1 से 2 बार किसी मसल ग्रुप को टारगेट कर रहे हो एंड दैट टू मतलब टिल फेलियर आप बस 4 सेट कर रहे हो पूरे हफ्ते में, ठीक है, या इवन चलो 8 सेट कर रहे हो, कुछ नहीं होने वाला। आप ओवर ट्रेन कर ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल एज है। अ नेचुरल इफ यू हैव गुड प्रोग्रामिंग, मतलब तुमने इतनी बेसिक प्रोग्रामिंग तो आई थिंक जो जिम वाले ट्रेनर्स है उनको भी समझ में आती है। आई डोंट नो हाउ गुड दे आर, क्योंकि मैंने एक बंदे को उसको कुछ और ही कराते हुए देख लिया था, तब से मेरा ट्रेनर के ऊपर से, इंडियन ट्रेनर भाई के ऊपर से जंपिंग थोड़ा जैक्स वो लगा ले, भाई जंपिंग भाई- जैक्स। भाई साइड रेजेस से ना साइड फैट कम हो जाएगा भाई। हाँ, मतलब ऐसी चीजें बोलते हुए मैंने सुन रखा है इंडियन ट्रेनर्स को, तो मेरे ट्रस्ट नहीं है इन सब चीजों में। बट वही चीज है कि मैं क्या बोल रहा था। वी वर टॉकिंग अबाउट ओवर ट्रेनिंग विनायक। हाँ, ओवर ट्रेनिंग नेचुरली इम्पॉसिबल है। हाँ तो दैट इज व्हाई एज अ नेचुरल, इफ योर डाइट इज गुड, इफ यू आर स्लीपिंग गुड एंड योर प्रोग्रामिंग इज गुड, and overtraining is nigh impossible to achieve unless you are some piece of stick basically इसके अंदर कुछ मांस और मछली लगता नहीं है। तो हाँ, What I think is people confuse overtraining with junk volume, कि हमने ज्यादा reps कर लिए तो ओवर ट्रेनिंग हो गई, which is not the case. हम जंक वॉल्यूम अवॉइड करते हैं, हमारा टाइम और हमारा एनर्जी वेस्ट हो रहा है, क्यों करने स्टार्टिंग के वार्म अप रेप्स, मतलब हाँ भाई, वही। वही कि इफ यू हैव गुड प्रोग्रामिंग तो जंक वॉल्यूम भी नहीं आएगा आपके उसमें। तो वही Exactly. चीज है, ओवर ट्रेनिंग का वो बना देते हैं ट्रेनर्स की, हाँ भाई ज्यादा एक्सरसाइज कर ली ना तो ओवर ट्रेनिंग हो जाएगी, इसलिए कम एक्सरसाइज करो बट अच्छे से करो। मतलब सही से तो बताओ यार प्रॉब्लम को, तुम उसके ऊपर बैंडेड लगाओगे ना तो कभी कुछ इंसान को तुम सिखा वही। नहीं पाओगे। अरे प्रॉब्लम है ना, ट्रेनर्स ना सिखाना चाहते भी हो तो पब्लिक नहीं सीखेगी। वो मैं पहले ट्रेनर्स को गाली देता था कि ये बोल रहा है कि प्लैंक करो तो एब्स बनेंगे और ये करो तो, फिर मैं ना धीरे धीरे समझ गया हूँ। जैसे मैंने 1-2 रील बनाई, मैंने कुछ समझाना चाहा, जो सामने से बैकलैश आया हाँ। कि हट, हम तो बचपन से प्लैंक्स करते आए हैं भाई, आपके एब्स का है नहीं बन रहे हैं, लेकिन तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि अब ठीक है Exactly. तुम एक काम करो, तुमको इसमें खुशी है तुम यही करो, कुछ Exactly. तो करोगे ना, तुम बहस मत करो, दिमाग मत खाओ। तो मुझे यही लगता है कि ट्रेनर्स ऐसे गिव अप कर देते हैं फिर क्लाइंट्स पे, जो जनरल वाले होते हैं कि जाओ यार यही कर लो तुम। एंड अनदर थिंग इज कि आप मोस्टली नोटिस करोगे कि ट्रेनर जो है वो खुद एक्सरसाइज करता है रात के एकदम 8-9-10 बजे जब सब चले जाते हैं, और आप कभी ट्रेनर का वर्कआउट देखोगे ना, वो बहुत अच्छे प्रोग्राम में बहुत अच्छा ट्रेनिंग करता है, लेकिन वो आपको हमेशा झांटू एक्सरसाइजेस बताएगा। क्यों? क्योंकि आप खुद शायद झांटू हो। आपको बिकॉज सी नो ऑफेंस टू एनीवन, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपको बेसिक वर्कआउट छोड़ के आपको कुछ फैंसी सा डिजाइनर बुलशिट करना है तो ट्रेनर आपको वही सर्व करेगा ला करके, ठीक है। अगर हाँ, क्योंकि भाई तुम उसी की वजह से उसके पास वापस आओगे कि भाई आज तो तूने मेरी ये छोटी छोटी स्टेबलाइजर मसल्स में दर्द करा दिया, कभी मैंने स्टेबलाइजर मसल, क्रेजी कॉन्सेप्ट। और भाई- सबसे क्रेजी थिंग, लोगों को लगता है कि स्टेबलाइजर मसल अलग से मसल दी हुई है बॉडी में जो हर लिफ्ट में आती है। बेंच प्रेस में मेरा शोल्डर नहीं स्टेबलाइज कर रहा है, मेरी कुछ स्टेबलाइजर मसल है जो एक्टिवेट हो गई है, कहीं तो है।
मतलब मुझे यही नहीं समझ में आता। एक तो पहली बात ये जनरल पब्लिक का ये परसेप्शन है कि अगर उन्होंने कुछ फैंसी शिट नहीं करी आके जिम में, भाई फोड़ ही दिया भाई कुछ भी, मतलब भाई मतलब मैंने पीछे से यहाँ से वो कर लिया ओवरहेड प्रेस, बहनचोद तुम्हें पता नहीं है यहाँ से करने और यहाँ से करने में कितना डिफरेंस होता है। मतलब कुछ भी वो करते हैं भाई लोग, कुछ भी। ट्रेनर्स अपने आप को ना, वो इन लोगों ने अपना ब्रांड खुद ही हर्ट किया है लोगों की इन सब चीजों को पैंडर करके। इफ दे वेंट अहेड एंड लोगों को सही से ट्रेनिंग और सही प्रोग्रामिंग सिखाते, तो इंडियन ट्रेनर्स के हेट जो है ना, इतना नॉर्मल जिम कम्युनिटी जिनके अंदर एन आउंस ऑफ आईक्यू है, वो लोग हेट नहीं करते उन्हें। अरे सबसे ज्यादा वायरल वही ट्रेनर्स होते हैं जो ऐसे गंदा सा फिल्टर लगा देते हैं और फिर कहते हैं 50 किलो वेट रख के प्लैंक करो एब्स बनेंगे। फिर वो जो किसी नितेश सोनी की तो वीडियो थी, सत्तू वाले, सॉरी नाम नहीं लेना था ना। नहीं नाम नहीं उसका नाम नहीं ले सकते। अच्छा भाई तू नाम सबका ले सकता है भाई, हमें किसी से डर नहीं लगता, हमारा पॉडकास्ट कोई नहीं देखता। अरे देख लिया तो वो भी तो कराते थे ना। कल मोमोज खा रहा था ना तू, साले ले 50 किलो और रख पीठ पे, क्या हुआ उससे? और ये इतना मतलब यार कोई मर सकता है यार। आप सोचो, आप किसी को मोमो कोई खा रहा है, आपको पता नहीं उसका मेडिकल बैकग्राउंड क्या है नहीं है, वो ऑलरेडी कितना ज्यादा कोलेस्ट्रॉल है उसके ब्लड में, यू डोंट नो, और आप उसको बोल रहे हो और ज्यादा जंपिंग जैक्स मारो, जंपिंग जैक लगाते रहो जंपिंग जैक्स, और भाई वो आदमी एकदम ऐसा सा हो गया है भाई, यू डोंट नो। अगर उसको हार्ट अटैक आ गया, ठीक है भाई। कल मैं गलती से अपने जिम की इट इज जस्ट कि उसका जो एंगर मैनेजमेंट इश्यूज है ना, उसी से सॉल्व करता है। तूने कल ये क्या खा रहा है, फेंक इसे, फिर उसको चाटा मारता है, फिर आ बताता हूँ तुझे क्या करना है। कल मैं गलती से अपने जिम के क्रॉसफिट एरिया या एरोबिक्स एरिया जो भी कह लो उसमें घुस गया, डांस रूम सा है, और शाम को चल रहा था वो, कल नहीं परसों। भाई वहां पे 3 लोग को लिटा रखा है उसने, 3 मोटे मोटे लोगों को फैट कम करवाने के लिए, और उनसे पार्शियल वी होल्ड करवा रहा है 10 सेकंड के लिए हवा में। एक बंदे से हो ही नहीं रहा है तो वो अपने हाथ से कर रहा है, तो फिर फायदा ही नहीं हुआ ना कोई, वो हाथ से पैर उठा के कर रहा है, तो जो थोड़ा बहुत फायदा मिल जाता वो भी नहीं मिला। फिर नीचे रखवाया, 30 सेकंड बाद नीचे रखवा रहा है, फिर 5 4 3 2 1 फिर उठाओ। क्या है? तो तुमने 5 सेकंड को 10 सेकंड वाली बना दिया इतने दिन काउंट करके। एंड यू नो these trainers are not under qualified, okay? These trainers are qualified to be trainers, but the thing is कि लोगों को ऐसा लगता है कि भाई जिम जाएंगे और कुछ मेहनत सी करेंगे और वेट कम हो जाएगा। नहीं, आपको 300 कैलोरीज खाने में आपको 10 मिनट लगेंगे, लेकिन 300 कैलोरीज बर्न करने में आपको 1 घंटा लग सकता है, ठीक है? मतलब आप 10 मिनट में दौड़ भी सकते हो बहुत तेज, या ठीक है आप दौड़ तो पाओगे नहीं, एकांश तनेजा वाली बातें मत करें आप। बट द पॉइंट इज कि कैलोरीज बर्न करने में ज़्यादा टाइम लगता है, कैलोरीज को इनटेक करने में कम टाइम लगता है। सो इट इज़ बेटर कि आप अपना कैलोरी इनटेक को पहले सॉल्व करो और उसके बाद फिर आप कार्डियो को देखो एज अ वे टू गो इनटू अ कैलोरी डेफिसिट। वही बात है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जिम में जाके बहुत सारे जंपिंग जैक्स और बहुत सारे इंक्लाइन वॉकिंग करके आप अपना वेट लॉस करोगे, तो उसके लिए या तो आपको मेंटेनेंस में खाना खाना पड़ेगा या मेंटेनेंस से कम खाना खाना पड़ेगा। अब आप अपना टॉपिक बताइए। यस, द नेक्स्ट टॉपिक इस आउट एनी अदर इन्फ्लुएंसर्स जो हमारे को डिफेमेशन का केस लगा दे, उससे बेटर है हम टॉपिक्स पे बात कर लेते हैं। अरे वो हर्षल कुंवर के बारे में बात कर रही थी मुझे। सर लेट्स गो, ये कौन है? उन्होंने, अरे वो आप नहीं जानते हर्षल कुंवर? हम शायद बस 1-2 रील देखे उसका, हर्षल कुंवर का। अरे वही आईसीएन में फर्स्ट सेकंड आया था, फर्स्ट तो रोहित चौहान आ गए थे हमारे नॉन अरे नैटी सॉरी, और नैटी फॉर लाइफ ब्रो। मेरे किसी ने ड्रिंक में कुछ स्टेरॉइड्स मिला दिए। That is the typical, you know, Olympic WADA rejection story. Next, I want to discuss about so-called manly muscles like the traps and the chest. The manliest muscle you can train your... That is not a muscle. Although that is a joke. Although it is contractile in nature, but it is not a muscle. It is a joke. I am just saying कि the manliest muscle you can have is your funny bone. तो क्योंकि जितना तुम लड़की को हंसाओगे उतना ज्यादा वो पट जाएगी।
Man That gets is muscle is not a muscle. वही, क्योंकि वही चीज यूजुअली जितना मैंने देखा है कि ट्रेन करने पे ही मतलब लड़कियां पा, क्योंकि तुम यू कुड बी बिग एज फक एंड बी सिंगल जस्ट लाइक हाउ आर्यन इज, और यू कुड बी लीनर एंड नॉट हैव एनी पिचेस ऑन यू just Just like like how I Vinayak. am. Or you can be very small and have a girlfriend like me. नहीं, you are not small, but वही चीज है ना कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट हाँ, if you want to look good for the ladies, मेरे हिसाब से the back and the chest and the abs, basically the upper body is the most important part you can train, क्योंकि तुम बड़ी बैक बनाओगे तो you can't have small arms, क्योंकि आर्म ऑलमोस्ट बैक की सारी मूवमेंट्स में तुम्हारे आर्म्स यूज होंगे ही होंगे. मतलब तो ट्रेन if कर you रहे हो आप, ठीक है, ऑप्टिमल वे में आप ट्रेन नहीं कर रहे हो अगर आपके आर्म्स यूज हो रहे हैं बैक की ट्रेनिंग. अरे भाई, मेरे हाथ हुक नहीं है, यूज तो होगा ही, थोड़ा बहुत तो होगा ही. हाँ, मतलब इफ यू आर अ न्यूबी एंड नॉट यूजिंग स्ट्रैप्स तो ऑब्वियसली तुम्हारे आर्म्स ट्रेन होंगे. अब स्ट्रैप्स यूज करोगे तो थोड़ा कम हो जाएगा उनका मूवमेंट. Vinayak is talking about the straps that go on the wrist in order to improve your grip. Yes, Vinayak, you और may किसी continue. स्ट्रैप्स की बात नहीं कर रहा था मैं. ओके. हाँ, तो अगर तुम स्ट्रैप्स यूज करोगे तो ऑब्वियसली मूवमेंट इन्वॉल्वमेंट कम हो जाएगा तुम्हारे आर्म्स का. बट वही चीज है कि इफ यू हैव अ बिगर बैक देन यू ऑब्वियसली हैव बिगर आर्म्स, एंड इफ यू हैव लाइक बिगर चेस्ट तो तुम्हारे ट्राइसेप्स भी बड़े हो ही जाएंगे अगर सिर्फ आइसोलेशन मूवमेंट नहीं कर रहे, बेंच प्रेस टाइप्स एक्सरसाइज कर रहे हो तो. एंड इफ यू हैव लाइक गुड एब्स तो सारी लड़कियों को पसंद ही है. तो बेसिकली अपर बॉडी अच्छे से ट्रेन करो, लड़कियां मिल जाएंगी, क्योंकि तुम्हारे लेग्स को कोई देखता नहीं है. और अगर तुम्हारे लेग्स, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बहुत बड़े हो जाते हैं तो दूसरी चीजें छोटी लगने लगती हैं. सफरिंग फ्रॉम सक्सेस. अरे द थिंग इज मैनली मसल्स, लाइक अगर ये थोड़ा जैसे लड़कियों को वू करने के लाइक में हम देख रहे हैं, तो सबसे ज्यादा इम्प्रेस लड़कियां शोल्डर्स और आर्म्स देख के हो रही होती है. क्योंकि मतलब सड़क पे तुम ऐसे बेयर चेस्टेड तो जा नहीं रहे होते हो, या फिर एब्स दिखा के नहीं जा रहे होते हो. हाँ ठीक है, लो थोड़े से मेरे भी हैं तो बेयर चेस्टेड नहीं, यार बेयर एब्ड जा तो रहे नहीं होते हो सड़क पे. ब्लाउज तो पहन के. क्रेजी. तो यही है, शोल्डर्स और आर्म्स इन माय ओपिनियन. क्योंकि कई ऐसे नूबड़ों को देखा है मैंने जिनके आर्म्स और शोल्डर्स बहुत बड़े हैं. आपको नहीं कह रहा हूँ लेकिन लाइक लड़कियां भी हैं, फिर लाइक बाकी बॉडी में जान है नहीं, बेंच प्रेस हो नहीं रही है और बाकी चीजें डेड सी है उनकी. तो देयर इज दिस थिंग, लड़कियां एक्सेप्ट कर सकती है, बट एज अ मेल आई डोंट एक्सेप्ट देम इन द कम्युनिटी. देखो, मैं टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का पार्ट नहीं हूँ. जो तुम्हें ट्रेन करना है तुम करो. अगर तुम्हारी लड़कियां पट रही है तो मुझे भी बता देना प्लीज. I feel that muscles which will help you with your female gaze is, for me it is number one the traps, and then I think biceps a little bit, and mostly chest. I think mostly it's the chest which, like, you know, shows that, because पुराने टाइम से ही people with high confidence moved with their chests out. और अगर आपका chest, मुझे ऐसा लगता है, इट्स माई पर्सनल ओपिनियन, कि अगर आपका चेस्ट नेचुरली अच्छा बिल्ट है और आप उसे थोड़ा सा भी हल्का सा आउटवर्ड रखते हो, तो पीपल विल लुक एट यू लाइक यू आर मोर कॉन्फिडेंट एंड लाइक विमेन लाइक कॉन्फिडेंस. हाँ, और बाइसेप्स का मुझे बस वो बाइसेप बाइटर इंस्टाग्राम रील्स के चलते आई हैव बीन ब्रेन वॉश्ड इनटू बिलीविंग दैट बाइसेप्स विल स्कोर विमेन. सबसे बेस्ट मसल जो तुम ट्रेन कर सकते हो लड़की पटाने के लिए, वो तुम्हारा वॉलेट है. हाँ, एंड दैट वॉलेट कैन बी यूज्ड टू पे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स. बट I think the most important muscle a man can have for getting a woman is a nice personality and a good behavioral skills. अगला टॉपिक क्या है? देखो, हम लोगों के पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो हम लोगों की एडवाइस कुछ अच्छी नहीं रहेगी. तो अगर किसी से तो है नहीं, बात सही कह रहे हो आप. वो मसल से फर्क ही नहीं पड़ता, पर्सनालिटी से पड़ता. मेरी बंदी मेरे फैट लॉस के पहले थी तो मैं क्या कहूँ फिर.
अच्छा ऐसे देखो Nothing. दिस इज कॉल्ड रियल लव भाई. आई ऐसे थिंक क्या- भाई आई थिंक शी इन्वेस्टेड हार्ड इन यू. देखेगी वो YouTube वीडियो. Think she was like, oh, Pratyush has been complaining a lot about being fat. Maybe I should talk to him more. लगता है बेस तो सही लग रहा है. देखती हूँ अगर श्रेडेड हो जाए Potential. थोड़ा. पोटेंशियल अच्छा है. पोटेंशियल तो है. Yes. And now let's move on to the next topic, which is actually our second last topic for the day. And that topic is anabolic window. So let me explain to you guys, the audience of Well. 50 watchers, what is anabolic window. So ऐसा माना जाता है कि जब भी वर्कआउट पूरा हो तो आपको एक सर्टेन टाइम विंडो के अंदर अंदर आपको प्रोटीन इनटेक लेना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, वो प्रोटीन बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होगा और मसल प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि प्रोटीन ब्लड में अमीनो एसिड का रिलीज़ बढ़ जाएगा और उससे आपका मसल बिल्डिंग प्रोसेस जो है वो ज़्यादा फास्ट हो जाएगा और आपका प्रोटीन बेसिकली जल्दी एब्जॉर्ब होगा. तो तुम लोग दोनों के हिसाब से आई थिंक आई शुड स्टार्ट दिस वन फर्स्ट, क्योंकि हम अभी तक कुछ भी पहले स्टार्ट नहीं किए. सो आई विल स्टार्ट माई टेक ऑन दिस. माई टेक ऑन द एनाबॉलिक विंडो इज़ दैट पहले शुरुआती स्टडीज़ में ऐसा पाया गया था कि यू शुड कंज्यूम वे प्रोटीन और यू नो एनी प्रोटीन विच इज़ हाईली डाइजेस्टेबल विद इन एन आवर of your workout, right? But then further studies showed कि this can be extended, and the problem with every study around sport science is that सैम्पल साइज़ बहुत छोटा होता है यार. 20-20 लोगों का सैम्पल साइज़ बना रहे हैं, 12-12 लोगों का, तो उसमें कुछ ज़्यादा पता नहीं चलता है, वेरिएबिलिटी भी आ जाती है. बट एनीवेज देर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो कि आप वर्कआउट के पहले आपने लास्ट हाई कार्ब मील कब लिया था, या फिर आपने वर्कआउट क्या आप फास्टेड वर्कआउट किए थे. दैट ऑल्सो अफेक्ट्स योर एनाबॉलिक विंडो पोस्ट वर्कआउट अलॉट. और वो आपके डाइट पे भी डिपेंड करता है एक्चुअली कि आपका डाइट जो है, आपके सारे मील्स वेल बैलेंस्ड है, या फिर आप कभी कार्ब हैवी डाइट ले रहे हो, कभी प्रोटीन हैवी, कभी फाइबर हैवी. तो इन सब चीज़ों पे भी डिपेंड करता है. बट दैट्स माई ओपिनियन, दिस पॉइंट इज़ जस्ट माई ओपिनियन. प्रत्युष, व्हाट आर योर व्यूज़? लाइक आप किसी ऐसे एनाबॉलिक विंडो को फॉलो करते हो? मैं ऐसा कोई एनाबॉलिक विंडो रिलेटेड टू प्रोटीन नहीं फॉलो करता, क्योंकि बस आदत है कि स्टार्टिंग से वर्कआउट के बाद वे पी लिया तो ठीक है, पी लिया, मिस हो गया तो बाद में पी लेंगे. मेरा मेन गोल है कि वर्कआउट के पहले बस कार्ब्स ले लूं ढंग से, और वर्कआउट के बाद जो भी मील खा रहा हूँ क्लोज टू वर्कआउट, मेरा जितना भी कार्ब हैवी मील है, अगर वर्कआउट के पास हो सका तो कर लिया, नहीं तो सोने के पहले कर लिया. दैट इज माई मेन गोल. और प्रोटीन अगर हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ. एक पॉइंट ऑफ टाइम था जहां पर मैंने इस पे रील भी बना दी थी कि एनाबॉलिक विंडो इज इम्पोर्टेंट, और पानी में वे प्रोटीन मिला के पियो, दूध में मत पियो, ये वो. That got a lot of backlash. नहीं, बैकलैश एक ही इंसान से आई थी, फिर मैंने डिलीट कर दी. आई मीन क्योंकि मेरे व्यूज खुद बदल गए थे उस पे. क्योंकि ठीक है तुम कर रहे हो, पानी से एब्सॉर्ब कर लो, लेकिन देन अगेन अगर तुम दूध से ले रहे हो, साथ में दूध के साथ ले रहे हो, तो फायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं है. केसीन है, स्लो रिलीज होगा, दिन भर में अमीनो एसिड लेवल्स बने रहेंगे तुम्हारे बॉडी में, मसल मतलब ब्लड में. और इन द एंड व्हाट मैटर्स इज डेली प्रोटीन इनटेक. तो हाँ वही चीज है कि थोड़ा ओवरब्लोन है ये कि एनाबॉलिक विंडो. बट ये है कि अगर तुमने 6-8 घंटे से कुछ खाया नहीं है, वर्कआउट फास्टेड वर्कआउट कर रहे हो, तो वर्कआउट परफॉर्मेंस सफर करेगा. तो आई वुड सजेस्ट कुछ प्रोटीन या कार्ब फिल्ड वर्कआउट से पहले खाओ, तो तुम्हारी बॉडी बेटर वर्कआउट कर पाएगी, मतलब परसेप्शन ऑफ एफर्ट और एनर्जी ज्यादा रहेगा. उसके अलावा तो आफ्टर द फैक्ट 4 घंटे 8 घंटे मतलब डेली प्रोटीन इनटेक अच्छा है तो इशू नहीं है. और यूजुअली लोग वर्कआउट करने के बाद कुछ खाते ही है बिना वर्कआउट. मतलब मेरे को तो लगती है भाई भूख, तुम्हें नहीं लगती, तुम कौन से कोई भगवान हो तो पता नहीं. बट अगर तुम खाने के बाद मतलब वर्कआउट करने के बाद खा रहे हो तो बात अलग है. बट अगर नहीं खा रहे हो तो हाँ मतलब थोड़ा बहुत मैटर करता है, बट इतना कुछ नहीं कि इशू हो जाएगा. टोटल प्रोटीन इनटेक सही है तो. बट यूजुअली मोस्ट लोग खाते ही हैं, तो जो लास्ट मील है उसमें प्रोटीन इंक्लूड कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऐसा नहीं है कि नहीं इंक्लूड करोगे तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, बट कर सकते हो, बेटर है.
थोड़ा सा रिस्पॉन्स हो जाता है एक्स्ट्रा इंक्रीज, बट बहुत माइन्यूट है तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एंड जो मेरा मसल टीयर हुआ है जिम में, फिर उसको प्लास्टर नहीं करना पड़ता है मतलब वर्कआउट के तुरंत बाद? अरे भाई तू क्या पता है, हर बार जब भी वर्कआउट करता है तो सर्जरी के लिए जाए कर जिससे तेरी मसल्स रिपेयर हो सके। सही बात, मैं नोट कर लेता हूँ। and a lot of yes, a lot of things about anabolic window is overblown, but I somewhat believe in the anabolic window purely on anecdotal evidence of myself, क्योंकि मेरे साथ क्या होता है, I have a carb heavy meal, like all my carbs are concentrated right before my workout, ठीक है, चावल खाते हैं हम दोपहर में, and that is all the carbs that I have in a day. तो उस टाइम पे क्या होता है, आई नीड दैट एनर्जी, आई नीड माई ग्लाइकोजन लेवल्स अप फॉर माई वर्कआउट. उसके बाद वर्कआउट के बाद आई थिंक प्रोटीन वगैरह खाने से आई थिंक इट हेल्प्स विथ माई सोरनेस. आई डोंट नो एक्चुअली, I am wrong, most probably I am wrong, I think I'm definitely wrong, but I feel nice after consuming protein. And a lot of times क्या होता है ना कि जिम के बाद ऐसे घूम फिर रहे हैं दोस्त लोग के साथ, तो जिम के बाद 2 घंटा घूम लिए, उसके बाद घर आए, आराम से प्रोटीन पिए. लाइक आई एम नेवर सिनिकल अबाउट माई प्रोटीन कंजम्पशन पोस्ट वर्कआउट. कभी कभी घर पहले आ गए तो आधा घंटा में ही पी लिए प्रोटीन, तो ठीक है. मतलब फॉर मी a typical anabolic window is any time after your workout till I think 3 to 4 hours, and that is when you have had a carb heavy meal before working out. अगर आप फास्टेड कर रहे हो तो आपको जल्दी जल्दी कार्ब्स और प्रोटीन खाना चाहिए आफ्टर योर वर्कआउट, वरना आप शायद बेहोश हो जाओ. राइट. तो if you guys want to counter me on that, क्योंकि मेरा बहुत ही controversial नहीं, मतलब thought है काउंटर मेरा. नहीं है, अगर तेरी लाइफ बेहोश तो मैं हो चुका हूँ क्योंकि वर्कआउट के बाद. ऐसा तो मेरे पास अभी हुआ नहीं है, बट वही है कि इट डिपेंड्स ऑन हाउ योर बॉडी रिस्पॉन्स. खाने मतलब वर्कआउट फास्टेड तो नहीं करना चाहिए. जो भी फास्टेड वर्कआउट बिलीवर है, आई वुड सजेस्ट कि एक बार तुम खाना खा के वर्कआउट करके देखो. ऑब्वियसली नॉट लाइक अ हैवी मील, स्मॉल कार्ब प्रोटीन रिच मील, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुमने बहुत बेटर किया है अपने फास्टेड वर्कआउट से. एंड अगर तुम बहुत बेटर करोगे तो तुम्हारे ऑब्वियसली गेन ज्यादा होंगे. तो वही चीज है, तुम्हारा जो परसेप्शन ऑफ एफर्ट है वो भी बेटर हो जाएगा. तो उस चीज के लिए आई वुड सजेस्ट कि खाना खाओ. बाकी तो आई पर्सन टू पर्सन है. अगर तुम बेहोश हो जाते हो तो तुम्हारा वो अब मैं क्या बताऊं स्किल इशू. एंड the thing is कि a lot of people believe कि मसल्स के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन होता है. नहीं, मसल्स के लिए कार्बोहाइड्रेट्स भी होता है, क्योंकि हाउ आर योर मसल्स सपोज टू एक्सपेंड एनर्जी अगर आपके शरीर में कार्ब्स बहुत ज़्यादा लो हैं बिफोर वर्कआउट? आपसे नहीं होगा. आपसे 4-5 रेप कम लगेगा, आपसे 1 सेट कम लगेगा, क्योंकि आप में उतना एनर्जी ही नहीं रहेगा. तो आप बस प्रोटीन दबा के क्या कर लोगे? लाइक इवन व्हेन पीपल टेल मी कि वो प्री वर्कआउट में प्रोटीन पी के जाता है, क्यों भाई? पोस्ट वर्कआउट में पियो ना. प्री वर्कआउट में कुछ कार्ब्स लो, ग्लूकॉन डी ही पी के चले जाओ भाई, एटलीस्ट लाइक हैव दैट एंड देन गो. चीनी ले लो भाई. हाँ, चीनी पी के चले जाओ. 2 चम्मच चीनी पी के चले जाओ. So that is that. And since Pratyush is here, I want to, because Pratyush is also a fellow Rajput, I am assuming, so he must, तुमको कभी ऐसा तो आया होगा ना कि अरे भाई तो राजपूत जीन्स एंड ऑल दैट बुलशिट, क्योंकि मेरे को बहुत सुनने को मिलता है भाई, बिकॉज आई हैव बिग बाइसेप्स, ठीक है, बाय द ग्रेस ऑफ प्रीचर कर्ल्स. तो नहीं है मेरे बिग बाइसेप्स, नो राजपूत जीन्स. एंड द मेन थ्योरी बिहाइंड दिस, और ये चीज़ तो जाट लोग में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है. नो ऑफेंस टू एनी जाट आउट देयर, ठीक है, वैसे भी हम झारखंड में हैं तो तुम यहाँ तक आएगा नहीं ट्रेन पकड़ के, बट ओके. जो स्टेपी जीन्स और AASI जीन्स के बारे में फैलाया जाता है कि मतलब इन जीन्स के लोगों में बहुत ज़्यादा वो होता है, दे हैव अ लॉट ऑफ फिजिकल प्राउएस, ये लोग स्पोर्ट्स में जनरली अच्छे होते हैं या जो भी. लाइक
हैव यू गाइज हर्ड अबाउट दिस स्टेपी जीन्स थ्योरी, और यू नो कि वो यूरेशिया के लोग हैं, हम लोग जो गोरे लोग हैं इंडिया में, दे आर एक्चुअली यूरेशियन, और हम लोग ऐसे माइग्रेट इंटरमिक्सिंग कर करके यहाँ तक पहुँचे हैं. The lion does Aryan, not right. concern himself about the musings of the pitch. आज तो तुमने सही कही. ऑल ऑफ दिस इज जस्ट कोप. अगर तुम ट्रेन हार्ड करो, तुम करो. अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा, अगर हो जाए तो हो जाए. ये क्या जीन्स के ऊपर सब कुछ भाई. उसके जीन्स अच्छे मेरा थे उसने कल. मेरा दोस्त कहता है कि मेरे तो बनिया जीन्स है, हमारा पूरा खानदान बस बैठा था दुकान पे, इसलिए मेरा भी हमारी एक दोस्त मसल तो ऐसे भाई ही कहता है. मैं भी तो बनिया ही हूँ भाई. मैं क्या, मेरे अंदर जो जीन्स है वो भाई ये क्या मतलब. दिस इज जस्ट अ कोपिंग मैकेनिज्म. अपने आप के जो बिहेवियर्स, बैड बिहेवियर्स या इम्परफेक्ट तुम्हारी ट्रेनिंग या तुम्हारा लो एफर्ट ट्रेनिंग को जस्टिफाई करने के लिए. तुम ट्रेन हार्ड करो, तुम स्मार्ट वर्क करो, एफिशिएंट ट्रेनिंग करो, तो तुम्हारा कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा भाई. फिर बॉडी बिल्डिंग में सम जीन्स इन द सेंस कि तुम्हारे मसल्स कैसे विजुअली दिखते हैं वो उस पे मैटर करता है, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग ऐसा स्पोर्ट है. बट अगर तुम कोई और स्पोर्ट खेलते हो जिसमें ये विजुअली मैटर नहीं करते जीन्स, तो बहुत हाई लेवल तक पहुंच सकते हो तुम. ऐसा कोई वो नहीं है कि तुम हरियाणा से ज्यादा लोग इसलिए बाहर जाते हैं क्योंकि उनकी यहाँ पे दूध, प्रोटीन इनटेक हाई, ट्रेनिंग ज्यादा होती है rather than इन अदर स्टेट्स. यूपी और इन अदर स्टेट से एथलीट्स इसीलिए कम जाते हैं. जैसे राजस्थानी या बनिया ज्यादा उसमें एक्सेल इसलिए करते हैं पढ़ाई में क्योंकि उनको उस चीज पे ड्रिल किया जाता है. सेम फॉर जाट पीपल. उनको ट्रेनिंग के लिए ड्रिल करते हैं उनके पेरेंट्स या वो लोग ऐसी चीजें करते हैं ज्यादा, इसलिए ऑन एवरेज वो लोगों से ज्यादा वो निकलते हैं. इसीलिए अग्रवाल या बंसल लोग ज्यादा नीट और जेई पास इसलिए ज्यादा करते हैं क्योंकि उनका कल्चर वैसा है. मैंने नहीं करी अच्छे से बहुत ज्यादा, बट मेरे फैमिली का कल्चर वैसा है. इफ यू लुक एट इट ऑन अ होल. तो what my view on this entire steppy jeans thing is that in terms of bodybuilding, like विनायक pointed out, ये सब कल्चर का बात होता है. अगर आपके कल्चर में खेल कूद ज़्यादा है और वो सब ज़्यादा है तो आप फिज़िकली एक्टिव रहोगे. और हरियाणा, राजस्थान, इनफैक्ट टू सम एक्सटेंट गुजरात, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ गुजरात, दे हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ इन्वेजन्स, और उन लोग को लड़ाई झगड़ा और मतलब बहुत ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी रहा है उस पूरे बेल्ट के इतिहास में. तो वो लोग ज़्यादा फिज़िकली एक्टिव रहेंगे. इट इज़ नेचुरल फॉर देम. पंजाबी लोग भी वैसे ही होता है, लंबा हट्टा कट्टा, ठीक है, इसी चलते होता है. सो दैट इज़ द थिंग. मेन रीज़न इज़ दैट अगर आपके 4-5 जनरेशन्स या उससे भी पहले से अगर आपका फ़िज़िकल एक्टिविटी हाई है तो फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप में यूरेशियन जीन्स है या फिर चाइनीज़ जीन्स है, कैसा जीन्स है. यू विल बी गुड एट यू नो गेम्स एंड ऑल. मतलब हाइट वाइट का अंतर पड़ सकता है, बट इन टर्म्स ऑफ फिजिकल प्रावस, इन माई ओपिनियन इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आप कितने जनरेशन से फिजिकली एक्टिव हो. एंड वाई आई एम बेसिंग माई ओपिनियन ऑन दिस बिकॉज मल्टीपल स्टडीज़ हैव कंक्लूडेड कि जनरेशन्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी हैव हेल्प्ड बॉडी बिल्डर्स. ठीक है, हम लोगों का जो मायोफिब्रिलर डेंसिटी होता है, यानी कि जो मसल फाइबर का डेंसिटी होता है, दैट इज़ हायर बिकॉज 4-5 जनरेशन जो है वो या तो लड़ाई झगड़ा कर रहा था या खेल कूद कर रहा था या इवन मजदूरी कर रहा था, कुछ कर रहा था. ठीक है, तो दैट इज़ व्हाट हैपेंस. एंड ये जो यूरेशियन जीन पूल वाला थ्योरी है, दैट वाज मोस्टली इन्वेंटेड बाय ब्रिटिश ऑफिसर्स टू लाइक क्रिएट अ डिवाइड एंड शिट. क्योंकि देखो इंटरमिक्सिंग टू सम एक्सटेंट हुआ है, बट दैट इंटरमिक्सिंग वाज नॉट बिकॉज ऑफ सम इन्वेजन, इट वाज जस्ट यू नो कल्चरल इंटरमिक्सिंग, जैसे ट्रेड के थ्रू एंड ऑल दैट. तो इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ डील भाई. आप लंबे हो और गोरे हो, दैट डजंट मेक यू सुपीरियर to anyone else, like trust me, even and more of इसका इफेक्ट जो लोग कहते हैं ना कि यूरोपियन जीन्स बहुत बेटर होते हैं देन इंडियन जीन्स या जो भी, द रीजन इज उनकी डाइट और उनकी लाइफस्टाइल देखो तुम एक बार, और अपनी देखो. वो कितने सालों से कार्निवोरस डाइट पे हैं, खाते हैं नॉन वेज फूड खाते हैं, उनको बॉडी को जरूरत पड़ती है, वो यूज करते हैं. हम यहाँ पे तैयार हो रहे हैं, मतलब नो ऑफेंस टू एनीवन, लेकिन हम यहाँ पे तैयार हो रहे हैं आईएएस बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, और खाली बस सुबह शाम दाल चावल सत्तू खा रहे हैं. तो फिर उससे नहीं आएगा ना जो वो जनरेशन से जनरेशन्स खाते आ रहे हैं. उनके मसल हैं, उनको एक्टिवेशन चाहिए, उनके पास है, हमारे पास नहीं है. तो अगर
वही होता है, कोई अलग से स्टार्ट करता है, फिर बोल देगा भाई यूरोपियन तो जीन्स अच्छे हैं, उनका खाना भी अच्छा है, उनकी जो फूड ऑर्गेनाइजेशन है वो बेटर काम करती है देन आवर्स। बट वही चीज है, मान लो ये थ्योरी सच भी है, बट ऐसा तो नहीं है कि हमारे कोई भी एथलीट ओलंपिक्स में बेटर नहीं कर पाते, खेल पाते हैं। बट वही चीज है कि इट इज बिकॉज द कल्चर शिफ्ट नीड्स टू बी डन, द गवर्नमेंट नीड्स टू इन्वेस्ट इन प्रोटीन का एडवर्टाइजमेंट एंड गेट आउट ऑफ दैट मिथ की प्रोटीन से किडनी डैमेज या ऑल अदर बुलशिट होता है। गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है इसमें, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट उसमें भी रिक्वायर्ड है। टेक्नोलॉजिकल पार्क्स एज इन जिसमें मशीन्स या कोर्ट्स बने हो जिसमें बेटर ट्रेन कर सके एथलीट्स, जिम बने हो। यू नो एस्थेटिकली ठीक है, हम लोग का जेनेटिक्स पॉट बेली जेनेटिक्स है, और वो है हम लोग का जीन्स, क्या बोलते हैं, लव हैंडल जीन्स है, दैट्स, बट वो तो फैट स्टोरेज से रिलेटेड है ना। इन नो वे अगर आप अच्छा, एंड नाउ लेट अस पुश आवर प्रोपेगेंडा ऑफ पुटिंग पीपल इनटू द जिम, ठीक है। अगर आप जिम जाते हो और आप बस फिजिकली खुद को ट्रेन करते हो, यू आर बिकमिंग पार्ट ऑफ अ कल्चर विच रिवॉल्व्स अराउंड जनरल फिटनेस। बिकॉज लेट मी टेल यू, हर कोई जो जिम जाता है वो compete नहीं करना चाहता है स्टेज पे। I do not want to compete on stage, and if you check out my Instagram handle aryansingh.physique, आपको पता चलेगा कि मेरा बॉडी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मतलब इट्स वेरी गुड। और प्रत्युष है, आई थिंक यू वांट टू compete, राइट प्रत्युष? आगे मेरा ऐसा कोई फिक्स्ड गोल है नहीं, बस लाइक अगर मैं उस लेवल तक पहुंचा तो आई माइट सी इनटू इट, बट इन जनरल मुझे फिट और एस्थेटिक रहना पसंद है एग्जैक्टली देन कम्पीटिंग। एग्जैक्टली तो और प्रत्युष का फिजिक मेरे से भी ज़्यादा अच्छा है, लाइक ही हैज़ एब्स विच इज़ सो यू नो इट इज़ नॉट अबाउट कंपीटिंग या फिर स्टेरॉइड लगा के बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं, या कोई मतलब नहीं है इसका। नहीं, इसका बहुत सारा मतलब है, बहुत सारा यूज़ केसेस है। आई विल नेवर हैव कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम्स और फैटी लिवर प्रॉब्लम्स इन माई लाइफ एवर, क्योंकि मेरा लाइफस्टाइल ही अच्छा है, हम बहुत जिम विम करते हैं। एंड लेट मी टेल यू, अगर आप जिम नहीं जा रहे हो, अगर आप वेट लिफ्ट नहीं कर रहे हो, इट विल बी वेरी टफ फॉर यू टू मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल, क्योंकि हर खाना प्रोसेस्ड है, ठीक है, और हर प्रोसेस्ड फूड में फिलर है, तो आपको कुछ ना कुछ फिर करना ही पड़ेगा, आपको जिम में जाके वेट उठाना ही पड़ेगा। यू कांट एस्केप द जिम। और जब प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करने की बात आती है तो वे मत पियो। हाँ, I was having a conversation with this girl who was telling me that whey protein, since it is ultra processed, so Ayurveda suggests that we should not, before you guys badger me, please let me finish my point. Ayurveda says that any food which is processed highly should not be consumed because it will be hard to digest. Now the point is kind of correct in some way, because अगर आप किसी मील को आप रिप्लेस करते हो वे प्रोटीन से, देन इट विल बी बैड फॉर यू, यू विल हैव हेमरेजेस इन योर इंटेस्टाइन्स। हाउ डू आई नो? आई वोंट टेल, बट तो इसीलिए आपको उसे फाइबर के साथ और कार्ब्स के साथ पेयर अप करना पड़ जाता है वे प्रोटीन को। लाइक द बेस्ट वे टू कंज्यूम वे प्रोटीन इज़ टू सप्लीमेंट इट विथ अ मील, राइट? एंड उसका पैकेज में भी लिखा रहता है, इट इज़ नॉट सपोज टू रिप्लेस अ मील, इट इज़ जस्ट अ सप्लीमेंट। ठीक है, मेरे हिसाब से मतलब मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा सूडो साइंटिफिक हो गया। और मतलब एज लॉन्ग एज योर डाइट इज कंप्लीट एंड यू आर ईटिंग सारी चीजें, तो तुम मील रिप्लेसमेंट भी कर सकते हो। मतलब डाइट कंप्लीट इन द सेंस सब कुछ होना चाहिए तुम्हारी डाइट में, इनफ फाइबर, इनफ फैट, इनफ वो तो गिवन है कि दिन में आप फाइबर, दिन में आप फाइबर पूरा करो और दिन में आप कार्ब्स। आयुर्वेदा तो कुछ भी कह सकता है, वो बात नहीं है। आई एम जस्ट सेइंग कि you can do anything you want to do as long as your diet is complete and full of nutrition. बाकी तो कुछ भी खाओ, if it मतलब आपके मैक्रोज अगर फिट हो रहे हैं आपकी डाइट में और आपकी डाइट में फाइबर कंप्लीट है तो कैसे भी कंप्लीट करो, फर्क नहीं पड़ता। प्रोसेस एंड प्रोसेस एनी बुलशिट इज हेलो लाइक हेल्थी फैक्टर। 4000 कैलोरीज पे मैक्रोज और तुम हो 60 किलो के आदमी 5'3" के, तो वो हेल्दी ही नहीं है इवन इफ यू आर कंप्लीटिंग योर मैक्रोज। तो वही चीज है कि मैक्रोज ऐसे सेट करो कि तुम्हारी बॉडी के लिए रेलेवेंट हो और वो
डाइट को कंप्लीट और न्यूट्रिशियस रखो, बाकी तो यू हाँ। कैन ईट व्हाटएवर यू वांट, चाहे प्रोसेस्ड हो चाहे प्रोसेस नहीं। मेरे ओपिनियन और साइंस का एम्पेरिकल एविडेंस यही कहता है, बाकी I And don't that is know what, like, anything. that is what I wanted to come to, that since Ayurved assumes कि आप, and Ayurved professes कि आप सारे मील्स को बैलेंस्ड रखो, ठीक है, आप दिन के मील्स को थोड़ा ज़्यादा लो और रात के मील्स को कम लो, विच मतलब फॉर मी इट डज नॉट मेक एनी सेंस, बट ठीक है। तो इफ़ यू आर बेसिंग दैट assumption and then on top of that you are talking about processed foods, then you will definitely think ना कि भाई अगर ऐसे पूरे के, अगर आपका पूरा सारे मील्स आपके सेम मैक्रोज होल्ड कर रहे हैं और अगर आप एक मील को हटा रहे हो तो आप बेसिकली आप मैक्रोज में एक मिसबैलेंस ला रहे हो। तो like yes, you can tackle this situation by having you know a very asynchronous meal plan, like आप एक टाइम पे, जैसे मैं करता हूँ, एक टाइम पे कार्ब्स ले रहे हैं और फिर प्रोटीन को ऐसे फेज आउट कर रहे हैं, फाइबर एक टाइम पे ले रहे हैं क्योंकि बहुत बार खा नहीं पा रहे हैं। तो दैट इज़ समथिंग यू कैन डू एज अ वर्क अराउंड फॉर अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स like whey. But yeah, that is true, in no way whey protein is like bad for you. It's just that it has some problems which needs to have a workaround, like Vinayak said. नो कमेंट्स मेरे हिसाब से चल जाता है ऐसे। कई लोग ऐसा मील ही कर रहे होते हैं, जैसे आपने कहा फेज आउट कर लो प्रोटीन, सारे मील्स इनसिंक्रोनस हो रहे हैं तो हाँ। कोई दिक्कत है। और स्पेसिफिकली हॉस्टल में हूँ मैं, जैसे हाँ मैं या फिर कोई भी ऐसा बिजी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहा है, नहीं हो पा रहा है प्रोटीन डाइट पे उतना फोकस नहीं हो पा रहा है, तो ठीक है, हमने अपना अपना अलग अलग मील अलग अलग टाइम पर ले लिया और उसको बेसिकली हाँ बेसिकली हमारे ये पजल पीसेस हैं जो हमें दिन भर के फिक्स करने हैं, तुम जैसे भी फिक्स करना है करो। हाँ द होल पॉइंट इज डोंट रिलाई ऑन इट कम्प्लीटली। बाकी मैक्रोज और बाकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एज वेल जरूरी हैं हमारे लिए, तो होल फूड्स और इस सब से आने चाहिए ये सब चीजें भी। दैट इज द होल कंक्लूजन ऑफ दिस थिंग मेरे हिसाब से। नहीं मतलब if you can get micronutrients and macronutrients from a processed food then eat that shit। मतलब मेरा मानना यही है कि whole foods वाला कॉन्सेप्ट वैलिड इसलिए है क्योंकि हमारी जो फूड साइंस है इतना प्रोग्रेस नहीं हुआ है कि एक मील में तुम्हारे सारे मैक्रोज और सारे माइक्रोज या मतलब सब कुछ ऐसे सप्लीमेंट टाइप का कुछ आया नहीं है। बट अगर ऐसा कुछ आ जाए तो एज अ बिलीवर ऑफ साइंस आई वुडंट केयर इतना कि अगर सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तुम्हारे को सप्लीमेंटल फॉर्म में मिल सकते हैं तो वो खाओ। बट वही चीज है कि वैसा अभी करंट साइंटिफिक टाइम्स में इजीली और मैक्रो फैक्ट मतलब इतनी इजीली एक्सेसिबल नहीं है नॉर्मल इंसान के लिए। तो मे बी अगर तुम बहुत हायर अपर स्ट्रेट ऑफ सोसाइटी में रहते हो जहाँ पे ये सीक्रेट साइंस कुछ अवेलेबल है या कुछ बहुत महंगे सप्लीमेंट्स आते हो या कुछ तुम पर्सनल साइंटिस्ट बना सकते हो अपने लिए, वो बात अलग है। बट इजीली एक्सेसिबल ऐसा कुछ है नहीं। तो द ओनली थिंग दैट कम्स क्लोजेस्ट टू इज वे प्रोटीन, तो जिसमें प्रोटीन बहुत अच्छे से तुम्हें मिल जाता है। तो वही चीज है कि then this thing becomes available in the future when it will because of lack of food, because of overpopulation। तो अब हो सकता है बट अभी का पता नहीं। बट अभी have whole foods and हेट्रेड इज यूजलेस बेसिकली। क्यों ही मतलब इतना मुंह बनाते हो और ये प्रोसेस्ड क्यों खा रहे हो? हाँ। मिल रहा है सब खाओ। और इंडिविजुअल कंपोनेंट से वो भी कम डले होते हैं, ठीक है, कलरिंग्स कुछ कुछ चीजों में यूज होती है, प्रिजर्वेटिव्स यूज होते हैं, भर भर के नहीं यूज होते हैं बहुत ज्यादा ना, थोड़े से चाहिए होते हैं। और वही एक लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन होता है जिसके नीचे होते हैं वो, तो ठीक है। बस अगर वो हार्मफुल होता प्रिजर्वेटिव्स और कलरिंग्स वगैरह तो लोग मर रहे होते भाई। देश में बस 10 लाख लोग बचता और हर कोई कुरकुरे खा के मर रहा होता। अरे भाई हाँ भाई, कुरकुरे का कंजम्पशन आई डोंट नो हाउ बिग इट इज, गूगल कर सकते हैं नंबर, बट अज्यूमिंग एवरी चाइल्ड इन इंडिया हैज हैड कुरकुरे एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ। प्लास्टिक होता है। हाँ मतलब एवरी चाइल्ड तो नहीं कह सकते क्योंकि इंडिया में बहुत मेल न्यूट्रिशन लोग भी हैं, बट आई एम सेइंग कि ऑलमोस्ट like 70% of Indians have had kurkure and 70% of Indians is like around 1 billion people। तो अगर 1 billion people have consumed kurkure without any adverse effects तो ऐसा कुछ इशू नहीं है। ऑब्वियसली तुम सिर्फ कुरकुरे पे नहीं जी सकते, दैट इज द होल पॉइंट। कि अगर तुम्हारी डाइट कंप्लीट है और कुरकुरे तुम्हारी डाइट में ऐड अप होके तुम्हारे मैक्रोस कंप्लीट कर रहा है तो कोई इशू नहीं है।
like That is what I'm what saying. what my story with ultra processed foods or processed foods is that I know podcast थोड़ा खींच गया. हॉस्टल में दिन रात चलते रहते थे, ठीक है, कॉलेज टाइम्स में. मतलब 20-20 हज़ार स्टेप्स ऐसे ही हो जाता था. वेंसडेज में तो और ज़्यादा भाग जाता था स्टेप्स. तो अब क्या होता था, चावल कितना भी खा ले, लाइक हाउ मच राइस कैन यू ईट इन अ सिंगल सिटिंग. तो रात में ओरियो खाना ही पड़ता था, क्योंकि नहीं भाई, ब्रेन फॉग इतना होता था. और लाइक पढ़ाई करने के लिए आई नीड सम एनर्जी, राइट. तो ओरियो खा रहे हैं, या फिर नाइट कैंटीन में जा जाके फ्रेंच फ्राइज खरीद रहे हैं हम और विनायक. तो ये सब, और तब भी नहीं, मतलब पेट नहीं निकलता था. क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब फिजिकली एक्टिव रहना पड़ रहा है, ठीक है. उस टाइम पे अगर एक शुगर हैवी प्रोसेस्ड फूड आ रहा है तो वो आपके लिए भगवान की देन है, आप उसे खा लो. एंड दैट इज़ द मेन पॉइंट हियर, दैट ऐसे डॉगमा की तरह ट्रस्ट नहीं करना चाहिए एक पॉस्टुलेट को, बिकॉज दैट पर्टिकुलर पॉस्टुलेट ऑफ अवॉइडिंग प्रोसेस्ड फूड्स इज़ बेस्ड ऑन द अजम्पशन कि आपका हर मील एक ही जैसा होना चाहिए, जो कि मतलब आज के टाइम पे तो नहीं हो सकता. बट हाँ, बेसिकली यू शुड बी स्मार्ट इन योर न्यूट्रिशनल चॉइसेस. हाँ, वही चीज, मतलब प्रोसेस्ड है उसके. दैट आई वुड एट्रीब्यूट टू माय होल फिजिक एट लीस्ट इन कॉलेज, क्योंकि हम लोग 1-2 लीटर दूध बस फाड़ के पी जाते थे, पैकेट फाड़ के, क्योंकि कॉलेज Yes. में तो प्रोटीन और वो मिलना बहुत मुश्किल है ना डाइट हाँ. में, क्योंकि कितना ही मेस फूड खा लोगे भाई, या तो मेस फूड तुम्हें खा जाएगा या तुम उसे खा सकते हो, बीच में नहीं हो सकता. क्योंकि मेस फूड इतना मतलब रद्दी क्वालिटी का होता है कि प्रोसेस्ड फूड से भी बेकार होता है वो. So that's it for today, guys. Hope you like the discussions. Drop a like. और अगर आप यहाँ तक देख चुके हो, अगर आप इतने ज़्यादा खाली बैठे हो, तो प्लीज़ कमेंट करिए, शेयर करिए with your friends, and let us know how much you love us by telling us good things in the comment section. देखो, नंगा होने की कोई जरूरत नहीं है, बट ये बंदा Damn नंगा bro. हो रहा है तो Damn bro, not for kids. Not for kids लगाना पड़ेगा यार. नहीं भाई, बट हाँ यार, प्रत्युष का डेनिस शोल्डर्स काफी बहुत छोटे हैं. हाँ, but definition काफी अच्छा. मेरा शोल्डर तो ये टी शर्ट में दिखेगा नहीं, क्योंकि टाइट बहुत ज्यादा हो जाता है. एक सेकंड. अरे यार, ऐसे अलग अलग सफरिंग फ्रॉम सक्सेस वाले सीनियर्स है ना मेरे. ये है मेरा शोल्डर, डेफिनेशन नहीं है, बट ठीक है, मतलब ठीक है. अरे आपकी नस दिख रही है. आप स्टेरॉइड्स लेते हो? भाई अरे भाई भाई, और स्टेरॉइड्स लेता है भाई यार, पता नहीं है, इसने सारे हार्मोन फील्ड वाले दूध इतना पी लिया है क्या उसके अंदर हाँ, steroid? वो गाय पे हार्मोन पड़ता है, और फिर वो हार्मोन आई एम कंज्यूमिंग थ्रू द पैस्चराइज्ड मिल्क. दैट इज अ रियल प्रॉब्लम गाइस. रोहित चौहान दैट इज अ रियल पार्ट प्रॉब्लम. 2. कभी अगर मेरे को एस्ट्रोजन ज़्यादा हो के मैन बूब्स हो जाए, तो वो टेस्ट के चलते नहीं होगा. दैट विल बी बिकॉज ऑफ अरे. माई हार्मोन लैडन मिल्क. अरे मेरी तो कॉल्स पे जितने बंदे आते हैं ना जो पूछते सोया चंक से कुछ होता तो नहीं है, मैं तो इनकी फोटो दिखाता हूँ. ये होता है सोया चंक्स लो खा आई के. देखो. हाँ लो. बाइसेप्स बड़ा होता है सोया चंक्स खा के. भाई तुमको स्टेपी जीन्स के बारे में क्या लगता है? पता नहीं, स्टेपी जीन्स, मैं वैसे तो स्टेप्स पूरे करने पे ध्यान देता हूँ. जीन्स में हो, स्टेपी लोअर, मैं तो अभी चड्डी पहन के बैठा हूँ. लेकिन जीन्स जीन्स में स्टेप्स पूरा तो नहीं हो पाता होगा, क्योंकि वो शेफिंग हो जाता है ना फिर. शेफिंग छोड़ो, दिक्कत होती है शेफिंग से ज्यादा ऊपर अगर जांग का बाल खींच जाता है मेरा. हाँ, उसके बाद फिर लोग बोलते हैं तुम मार्ट हो के हो, नॉन नेटी हो. स्किन ही खराब है, इंसान फिर क्या कर सकता है. तो शेविंग किया करो ना भाई, डाउन देयर. अब से शेविंग शुरू करा है. शेविंग हटाने के लिए शेविंग करनी पड़ती है. लाइक मेरा तो इनर थाइस से बाल ही गायब हो गया है, इतना ज़्यादा शेविंग. बाइसेप वाइसेप फ्लेक्स कर रहे हैं, मतलब सही है भाई मेरा एक्चुअली आई थिंक, मतलब मेरा बाइसेप हम्म. काफ़ी ज़्यादा बड़ा है भाई, मतलब फट गई मेरी. देख रहा है कितना बड़ा है नहीं देखना है मुझे, खुद के थोपड़े से बड़ा बाइसेप है आप. भाई. मेरा चेहरा से फोकस हट जा रहा है, बाइसेप पे आ जा रहा है कि शायद ये